इतिहास वीरों के संघर्ष और बलिदानों की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि आत्मा को झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी ही एक गाथा है पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपने साहस, शौर्य और आत्मसम्मान के लिए प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन झुके नहीं। ये कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा की है जिसने प्रेम किया, जिसने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए असंख्य युद्ध लड़े, और अंत में जिसने अपने सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद गौरी को अंधे होने के बावजूद मौत के घाट उतार दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सन 1178 भारत के उत्तर पश्चिम में दिल्ली और अजमेर का राज्य पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में अपनी शक्ति के चरम पर था। वे न केवल युद्ध में अपराजय थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा भी थे। पृथ्वीराज की ख्याति इतनी फैली थी कि दूर दूर के राजा भी उनका सम्मान करते थे। उनका दरबार विद्वानों, कवियों और योद्धाओं से भरा रहता था। चंद बरदाई, जो एक प्रसिद्ध कवि थे, उनके सबसे निकटतम मित्रों में से एक थे। राजा की व्यक्तिगत जिंदगी भी किसी गाथा से कम नहीं थी। उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। यह विवाह जयचंद की मर्जी के खिलाफ हुआ था, जिससे वह पृथ्वीराज का कट्टर शत्रु बन गया। लेकिन इस प्रेम कहानी के बीच ही एक नई मुसीबत उठ खड़ी हुई, गजनी का शासक मोहम्मद गौरी। गौरी ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन उसे असली चुनौती तब मिली जब उसने पृथ्वीराज के साम्राज्य पर आक्रमण करने की ठानी। गौरी ने 1191 में विशाल सेना के साथ तराइन, हरियाणा के मैदान में चढ़ाई की। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि पृथ्वीराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि युद्ध की कला में निष्णात योद्धा भी थे। युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज की सेना ने भयंकर प्रहार किए। उनकी तलवार बिजली की तरह वार कर रही थी। राजपूतों के सम्मुख गौरी की सेना टिक नहीं पाई। पृथ्वीराज ने अपने सेनापति गोविंदराज को आदेश दिया, शत्रु को कोई संदेह न रहे कि हम राजपूत कौन है। गौरी को बंदी बनाओ। गौरी को युद्ध में बुरी तरह घायल कर बंदी बना लिया गया। उसे पृथ्वीराज के दरबार में लाया गया। गौरी ने सिर झुका लिया। वह मृत्यु से डर गया था। उसने क्षमा मांगी और पृथ्वीराज ने उसे राजपूत परंपरा के अनुसार छोड़ दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गौरी अपमान सह नहीं सका। उसने प्रतिशोध लेने के लिए अगले वर्ष 1192 में फिर से आक्रमण किया। लेकिन इस बार उसने सीधे युद्ध करने के बजाय छल कपट का सहारा लिया। गौरी ने पृथ्वीराज के सामंतों और कुछ सेना नायकों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके अलावा जयचंद ने भी गौरी का साथ दिया, क्योंकि वह संयोगिता के अपहरण और पृथ्वीराज के विवाह का अपमान नहीं भूल पाया था। अब इस सिंह को घेर कर मारूंगा, गौरी ने गर्व से कहा। तराइन के मैदान में दूसरी बार युद्ध हुआ। राजपूतों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज की सेना कमजोर पड़ गई। चारों ओर खून ही खून बह रहा था। पृथ्वीराज आखिर तक लड़े, लेकिन अंततः वे बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया। गौरी ने उन्हें अपनी कैद में डाल दिया और उन्हें अंधा करवा दिया। अब देखता हूं ये शेर कैसे दहाड़ता है, गौरी हंसा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि पृथ्वीराज केवल आंखों से नहीं, बल्कि दिल से देखते थे। गौरी ने कई बार पृथ्वीराज को अपमानित किया। उसने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उनसे अपनी सत्ता स्वीकारने को कहा। लेकिन पृथ्वीराज चुप रहे। चंद बरदाई, जो उनके साथ कैद में थे, उन्होंने एक योजना बनाई। गौरी ने पृथ्वीराज को अंतिम अपमान देने के लिए अपने दरबार में बुलवाया और कहा, अब तुम एक अंधे योद्धा हो। बताओ, क्या तुम अभी भी मुझसे युद्ध कर सकते हो? चंदबरदाई ने यह सुनते ही एक गुप्त संदेश अपनी कविता के रूप में दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज समझ गए। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जागृत किया और आवाज की दिशा में एक तीर छोड़ दिया। तीर सीधे जाकर गौरी की गर्दन में लगा। मोहम्मद गौरी वहीं तड़प तड़प कर मर गया। गजनी के सैनिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत पृथ्वीराज और चंदबरदाई को मारने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दोनों मित्रों ने एक दूसरे की तलवार से आत्मबलिदान कर लिया। पृथ्वीराज चौहान भले ही शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी उनकी कहानी एक प्रेरणा बनी। उनकी वीरता, साहस और आत्मसम्मान का संदेश आज भी राजपूतों और हर भारतीय के हृदय में जीवित है। जब तक सूरज चांद रहेगा, पृथ्वीराज का नाम रहेगा।
शत शत नमन उस वीर को जिसने अपने अंतिम क्षणों में भी शत्रु का अंत कर दिया।